So, good afternoon, all. Let us start your journey in Group 2 with Financial Management subject. आपको थोड़ा Group 2 का आइडिया मैं दे देता हूँ. जो लोग अभी ओल्ड प्लस न्यू में बैठे हैं, क्योंकि फाउंडेशन बेस्ड स्टूडेंट जो होंगे या फिर जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वो न्यू कोर्स में बैठेंगे, तो उनको जीएसटी वाला कंटेंट नहीं होगा. सो उन लोगों के जो पेपर्स है, उसके अंदर 9th नंबर का जो पेपर है, उसमें ओएम एसएम है, जो 60 एंड 40 मार्क का है. न्यू में न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस जो है, उसके अंदर भी 9th पेपर ओएम एसएम है, बट ये 70-30 का है. अब इसके अंदर क्या हुआ है, एक नया चैप्टर ऐड हो गया है. एक चैप्टर नंबर 8, 9, 10 था पहले, अब एक 11 नंबर का चैप्टर ऐड हुआ है, जबकि इधर 3 ही चैप्टर है, 8, 9, 10. ये एक फर्क है न्यू एंड ओल्ड में ओएम सब्जेक्ट. ठीक है. दूसरा, ओएम के बाद 10th नंबर का पेपर जो ओल्ड सिलेबस में था, उसके अंदर कॉस्ट था एंड एफएम था, 50-50 मार्क्स का. बराबर, दोनों 50-50 मार्क्स का था. नए में ये जो 10th नंबर का पेपर है, वो अकाउंट है प्लस ऑडिट, ये 50-50 मार्क का है. जो पुराने कोर्स के अंदर ये पेपर 12 नंबर का हुआ करता था. सो आई एम ड्रॉइंग ऑल कि भाई पुराने में क्या था, नए में क्या था. पेपर 12 जो ओल्ड था, उसके अंदर ये था अकाउंट एंड ऑडिट. अब ये वाला सेम है इधर, यहाँ जो अभी नए में है वही पुराने में था. सो कोई फर्क नहीं. बट अब फर्क जो है, वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि एफएम जो इधर 50 मार्क का था, वो इधर अभी 100 मार्क में आके बैठा है. और कॉस्ट 50 मार्क का था, वो नए में यहाँ 100 मार्क में आके बैठा है. यहाँ जो जीएसटी 80 मार्क और कस्टम्स 20 मार्क्स था, इट इज शिफ्टेड टू ग्रुप 1. अपने ऑडियो ऑफ रखिएगा प्लीज. जो भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने ऑडियोज ऑफ रखिएगा. चलो, तो ये फर्क है. अब जीएसटी में क्या निकला है, क्योंकि अब ये जो 100 मार्क का था, वो उधर 50 मार्क में जाके बैठा है, तो शिफ्टिंग में क्या कम हुआ है, तो कम में सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर था, वो एक निकल चुका है, बाकी का सब कुछ एज इट इज. तो उसका मीनिंग क्या, 50 मार्क में आप जीएसटी भी पढ़ोगे, कस्टम पढ़ोगे, एंड बाकी के 50 मार्क में जो ग्रुप 1 में आपने डीटी पढ़ा पूरा, वो तो एज इट इज ही है, कोई चेंज नहीं. सो नए सिलेबस में ग्रुप 1 ओवर वेटेड हो रहा है. तो मेरे पहले लेक्चर का मेरा पहला सजेशन ये है कि जिनको अभी लगता है ग्रुप 1 देके आके बैठे हैं जो लोग, कि भाई हमारा तो सर बहुत अच्छा गया है, हम निकल ही जाएंगे, उनको एडवाइस है कि आप ग्रुप 2 नए में शिफ्ट हो जाओ. तो फायदा क्या होगा, पुराने वाले 3 पेपर में नए वाले 4 बन जाएंगे. सो एक पेपर ही पूरा कम करना हो जाएगा. आप समझ लो, जीएसटी और कस्टम पूरा सब्जेक्ट निकाल सकते हो आप. 150 मार्क प्लस का जो टाइम पीरियड है, 150 आवर्स प्लस का जो कोचिंग पीरियड है, दैट यू कैन अवॉइड. बराबर, ये एक फायदा है. वैसे भी फाइनल में डिटेल में सीखना ही है, ग्रुप 4 में आने वाला है रिपीट. ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है. बट जिनको थोड़ा भी डाउट है ग्रुप 1 में, तो उनको मेरी एडवाइस है कि भाई कंटिन्यू विथ ओल्ड सिलेबस, सिलेबस 16. उसमें क्या होगा कि भाई जीएसटी इधर आ जाएगा एंड ग्रुप 1 में डीटी अकेला ही रहेगा. मींस डीटी आईडीटी ग्रुप 1 ओवरवेटेड नहीं होगा. आपको वैसे भी डाउट है, और अगर नए में शिफ्ट हो गए तो ग्रुप 2 तो चलो अंडरवेटेड हो जाएगा, बट ग्रुप 1 है ना, ओवरवेटेड हो जाएगा, तो लोचा हो जाएगा. सो ऐसा ना हो, इसलिए क्या टैक्सेशन को दोनों ग्रुप में. और दूसरा एक अच्छी बात बताओ कि ये बहुत अच्छा था कि टैक्सेशन
100 मार्क में था जीएसटी इंटर में। सीए की पैटर्न बताओ तो सीए के अंदर 50-50 मार्क में है दोनों। वही हम अभी कर रहे हैं। हम उनसे बेटर थे, क्यों? क्योंकि हम कस्टम जीएसटी दोनों चीज 100 मार्क में इंटरनल लेवल पे पढ़ा देते थे। और सीए के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर ही नहीं थे इंटरमीडिएट के अंदर। वैल्यू ऑफ सप्लाई था, वो भी छोटा सा, उसमें रूल्स नहीं थे। सो उससे बेटर सिलेबस था हमारा, बट हमने ये नए में थोड़ा कन्वर्ट किया। हाँ, अभी जो एफएम 100 मार्क का बना है और कॉस्टिंग 100 मार्क का बना है, उसके अंदर क्या किया है सर? 50 का 100 में मीन्स कोई सिलेबस कंटेंट चेंज है? हाँ, है ना। ये जो एफएम है, एफएम वो बेसिकली 80 मार्क एंड 20 मार्क का बना है। 80 मार्क्स में एफएम के ट्रेडिशनल सभी चैप्टर्स है, उसके अलावा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट की थियोरीज जो फाइनल में आती है वो इंटर में शिफ्ट की है। सो फॉर दैट टॉपिक वी हैव लालाजी सर, बराबर। इनिशियली बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए भी लालाजी सर है। तो वो जो नए कंटेंट में पढ़ेंगे ना, जो न्यू कोर्स, उनको ये चीज लालाजी सर के साथ सीखने को मिलेगी। बट जो ओल्ड कोर्स वाले हैं उनको वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वाली थियोरी नहीं है, वो मैं बता देता हूं। दूसरी बात, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ट्रेडिशनल चैप्टर्स थे वो सभी थे। कैपिटल बजटिंग है, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस है, लिवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज है, डिविडेंड एनालिसिस है एंड वर्किंग कैपिटल प्लस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये एज इट इज कोर्स है। उसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट नाम का थियोरी कंटेंट ऐड हुआ है जो फाइनल लेवल का है। बट ये सब 80 मार्क का मीन्स 50 का 80 हुआ विथ एडिशन ऑफ 1 चैप्टर। ये बाकी के 20 मार्क के अंदर उन्होंने डेटा एनालिटिक्स नाम का एक नया टॉपिक शेयर किया है, जिसका पूरा कोर्स होता है। जो पोस्ट प्रोफेशनल सीए और सीए में दोनों इंस्टीट्यूट ये कोर्स 6 महीने का लगाते हैं। जो सीए में हो चुके हैं, जो सीए हो चुके हैं, उनके लिए ये कोर्स है डेटा एनालिटिक्स। अब वो पूरा जो 6 महीने का कोर्स है ना, उसकी इंडेक्स आपको इधर डिस्कस की है। आप समझ लो ये 20 मार्क में क्या सिखाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है सर? डेटा एनालिटिक्स बेसिकली क्या है? तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। फेसबुक खोल के बैठे हो, 1-2 वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो वापस से देखना, वैसे टाइप के वीडियो आएंगे। आपने कुछ सर्च किया यूट्यूब पे, वापस से देखना, वही चीजें वो यूट्यूब के आगे नीचे दिखेगी। इंस्टा में 1-2 टाइप के वीडियो देखे तो आगे के वीडियो वैसे ही दिखेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा डेटा पे काम करता है। डेटा मीन्स क्या? आपने जो सिलेक्ट किया ना, वो भी एक डेटा है कि भाई इसने ये सिलेक्ट किया। अब ये सब चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो, आपका जो बिजनेस है उसके जो कस्टमर्स है उसका डेटा, उसकी पसंदगी का डेटा, ये सबका एनालिसिस करके आपको आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी ये स्ट्रेटेजी सब डिसाइड करनी है। तो उसके रिलेटेड पूरा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। एंड आई अप्रिशिएट, ये वर्ल्ड लेवल का सब्जेक्ट है, वर्ल्ड में अब ये चल रहा है। तो वो, और ये हमने अभी रखा है, सीए का कोर्स अभी 2023 में बनेगा, उसमें भी ये आएगा, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि जो कॉन्टेम्पररी है, रिसेंट है, वो सभी चीजें सभी इंस्टीट्यूट अपडेट करती है रहती है हर 3-4 सालों में, और हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्या है उसके अंदर। अब सर ये कॉस्टिंग जो 50 का था उसका 100 हुआ, उसके अंदर क्या है प्लस माइनस, तो वो बता देता हूँ। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो पूरा डिटेल में है, मार्जिनल कॉस्टिंग है पूरा डिटेल में है, बजटरी कंट्रोल है पूरा डिटेल में है, बराबर। ये तीनों चैप्टर पूरे डिटेल में है। मींस मार्जिनल कॉस्टिंग में, सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक नया टॉपिक आ जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग, वो इधर है नया। और उसके अलावा बहुत सारी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है। ग्रुप 1 में हम मार्जिनल कॉस्टिंग छोटा सा पढ़े थे, 2-4-5 डिसीजन मेकिंग टेक्निक थी। इधर आपको डेप्थ में जाएगी, प्लस बजटरी कंट्रोल अपनी पूरी डेप्थ में होगा, क्योंकि उसके बाद फाइनल में नहीं आने वाला है। सो बजटरी कंट्रोल विल नॉट रिपीटेड इन कॉस्टिंग एट फाइनल लेवल। तीसरी बात, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मार्जिनल, सॉरी, मटेरियल एंड लेबर 2 ही वेरिएंस पढ़ते थे। अब यहाँ ओवरहेड्स पढ़ेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स दोनों, सेल्स वेरिएंस भी पढ़ेंगे, मार्जिन वेरिएंस भी पढ़ेंगे, एंड छोटा सा रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट भी रखा है। तो वो सब चीजें हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने बहुत बढ़िया डेप्थ में होगा।
मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी अपनी डेप्थ में होगा, एंड बजटरी कंट्रोल अपनी डेप्थ में होगा। उसके अलावा लर्निंग कर्व करके एक चैप्टर वो आएगा इधर। अब ये सब मिला के पहले 7 चैप्टर में उन्होंने बांटा हुआ है। जो पुराना कोर्स था वो पहले 7 चैप्टर में, फिर तीन नए चैप्टर ऐड किए हैं जो फाइनल लेवल के 30 मार्क में। पहले 7 चैप्टर जो है दैट आई एम गोइंग टू हैंडल, बाकी का जो 30 मार्क का है उसमें सिद्धार्थ भाई होंगे, बराबर। वो वही टॉपिक स्ट्रेटेजी, उनके जो टॉपिक्स थे जो सीए में फाइनल में वो पढ़ाते थे, वही टॉपिक इधर इंटर में डाल दिए। सो वी एलोकेटेड इन दैट वे कि जो अपने सालों से जिनका जिसमें मास्टरी हुआ है वो बंदा वही चीज पढ़ा ले, ठीक है। तो ये इतना कोर्स कंटेंट चेंज है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरी चीजें बता दी कि आपका पूरा ग्रुप 2 जो पुराना क्या है और नया क्या है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब उसमें आज जो मैं सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं वो सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत सारे हमारे कोर फैकल्टीज में से मिलेगा, और हर एक को आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा जबरदस्त बोल रहा है, बट दूसरा आप देखोगे तो वो भी लगेगा कि यार ये भी जबरदस्त बोल रहा है, क्योंकि हर एक का अपने अपने एरिया में एक्सपर्टाइज है। मेरी बात बताऊं तो ये चैप्टर, इसकी वजह से मेरा सीए फाइनल का पहला ग्रुप निकला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आई गॉट डिस्टिंक्शन एट फाइनल लेवल ऑफ सीए, एज वेल एज इंटरमीडिएट लेवल पे भी मेरा कॉस्टिंग एफएम कंबाइंड पेपर होता था, तो उसमें भी मेरा एग्जाम्शन। सो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आने वाला सब्जेक्ट है। सिमिलरली मेरे जो पार्टनर है दक्षेश भाई, वो दक्षेश भाई भी डिस्टिंक्शन होल्डर है यही सब्जेक्ट के, बराबर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो उनके भी कुछ कंटेंट है, बराबर। लाला जी सर खुद है उसके अंदर, हमारे दिवेश भाई है जिन्होंने 2 बुक फाइनेंस में लिखी गई, वही यही सब्जेक्ट में 2 बुक लिखी है उन्होंने एमबीए लेवल की। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग इधर मिलकर आपको पढ़ाएंगे। आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना बियॉन्ड द रिच दिखेगा। आपका ये लेवल ऐसा बनेगा कि मैं बता रहा हूँ, कंटेम्पररी आपके जितने भी लोग होंगे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स सीए इंटर एंड सीएमए इंटर, उसमें वी एश्योर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जो पढ़ोगे वो उतनी डेप्थ किसी की नहीं होगी, बराबर। आगे की बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंट्री करते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने का। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट है ना 11th से रख देना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए। स्टेटिस्टिक रखते आपको 50 मार्क, उससे ज्यादा का वेटेज ही नहीं है। 11th में 50 मार्क में रख दो बहुत है, उससे ज्यादा स्टेट आता कहाँ है। 11th में रखा, 12th में रखा, 100 मार्क में रखा, बच्चे को मालूम ही नहीं 12th तक कि ये सब्जेक्ट्स है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ये सब सब्जेक्ट 11th 12th लेवल से ही जोड़ देने चाहिए, तो बच्चों को मालूम पड़े कि ये एरियाज है जिसमें हम एक्सपर्टाइज कर सकते। तो फाइनेंस इज दैट एरिया। और मैं आपको रिस्पेक्टफुली बताता हूं कि ये जो फाइनेंस है ना, अगर जिनको आता है ना सच में, उनको जो रिस्पेक्ट मिलता है, उनको जो पोजीशन मिलती है, आपकी कल्पना के बाहर का है। मैं आपको कुछ 3 नाम बोलता हूं। कोई भी कंपनी का फाइनेंस इज द मेन पार्ट, उसके बिना कंपनी चलती नहीं। और जिसको इसका मैनेजमेंट नहीं आता ना, वो कंपनी बंद कराने पे काम कर लेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके पापा कितने भी पैसे वाले हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना भी अच्छा, बराबर, बट आपको फाइनेंस संभालना नहीं आता ना, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। और उसका बेस्ट उदाहरण है अनिल धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी जैसा फादर मिले, वारसे में इतनी ज्यादा संपत्ति मिले कि आप डे 1 से 2007 से वर्ल्ड के फर्स्ट 50 के अंदर आ जाओ, आप उतनी वेल्थ आपको वारसे में मिले। फादर धीरूभाई, उनके अंडर में आपने सीखा है, उनके कहने पे आपने बीएससी किया, उनके कहने पे आपने मास्टर्स एमबीए किया, बराबर। ऐसे ट्रेन्ड वेल ग्रूम्ड बंदे हो आप, है ना। अपनी पसंदगी की लड़की से शादी की, हीरोइन, ऐसे हो, और फिर फाइनेंस संभालना नहीं आया। आज के दिन में ऐसा है कि उनके बड़े भाई ने 550 करोड़ नहीं दिए होते तो जेल होती। क्यों ऐसा हुआ? फाइनेंस संभालना नहीं आता। हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या अनिल भाई ने भूल क्या की, बट रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएगा। बट एक चीज समझ लो कि उसको फाइनेंस संभालना नहीं आता था। वही उनके बड़े भाई, उनको भी उतना फाइनेंस संभालना नहीं आता है, तो वो अपने पास में फाइनेंस रखते भी नहीं है।
उन्होंने एक आदमी अपने फ्रेंड को बिठाया है जिसका नाम है रजनीश जैन, एंड ही इज बाय प्रोफेशन सीएमए, एंड ही इज द सीएफओ ऑफ रिलायंस जियो। जो भविष्य की रिलायंस जो है ना, वो रिलायंस जियो है, और उसके जो सीएफओ है अभी फाइनेंस जो संभाल रहे हैं ना, वो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट रजनीश जैन है। तो अभी बोलना, मैं आपको उनका प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जो उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे मोदी जी की फेवर में एक बार बहुत बड़ा जब हम इन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया ना मोदी जी ने, उस टाइम का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रजनीश जैन ने बनाया था। और वो मैं शेयर करूंगा हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, आपको पढ़ना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएमए कि क्या बोला था उन्होंने। तो ये हमारा चमकता सितारा है रजनीश जैन। दूसरा, कोई भी कंट्री है उसका ग्रोथ मेजर करने के कुछ तरीके हैं। उसमें एक तरीका है कि वो कंट्री का आप स्टॉक एक्सचेंज देख लो, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है देखो। सेंसेक्स निफ्टी कितना बढ़ा एक साल में, 1000 2000 3000 पॉइंट बढ़ा, तो कंट्री उतनी आगे बढ़ी। पिछले साल का इंडेक्स निकाल दो, चलो 55,000 था, आज 60,000 पहुंच गया, तो 5,000 बढ़ा। अब आप इंडेक्सेशन पढ़े हो स्टेटिस्टिक में, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, दैट इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 55 का 60 हुआ, तो 5,000 इंक्रीमेंटल डिवाइडेड बाय पास्ट क्लोजिंग। ठीक है, तो दैट इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया। ऐसे इंडिया का ग्रोथ जिससे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनता है? तो इंडिया की सभी कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे स्टॉक एक्सचेंज बनता है। ये स्टॉक एक्सचेंज के भी सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और मैं प्राइडली बता रहा हूं कि बीएससी ले लो और एनएससी ले लो, दोनों के जो सीएफओ है वो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का फाइनेंस में रोल क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। सब्जेक्ट में एंटर होने से पहले आप जान लो कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो मार्केट में क्या करते हैं। टाटा पावर का सीएफओ वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट। तो बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप स्टॉक एक्सचेंज संभाल सकते हो, रिलायंस जियो संभाल सकते हो, आप टाटा पावर संभाल सकते हो, और ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनके सीएफओ लेवल पे, फाइनेंस हेड के लेवल पे कॉस्ट अकाउंटेंट को रखा जाता है। तो हमारा जो नाम है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसमें जो मैनेजमेंट है ना उसका एक पार्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट, और वो फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा कोर एरिया होना चाहिए। मैं बता रहा हूं ये सब्जेक्ट ऐसा सीख के जाना और पूरी लाइफ में इतनी प्रैक्टिस करना कि लाइफ में रिटायरमेंट के टाइम पे आपको संपत्ति इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। 58 साल 60 साल को जब रिटायर हो जाओ ना, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का इतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, हर रोज 2-3 घंटे बैठ जाने का, खत्म। दिन का ही 5-10 हजार, अभी के एंगल से मैं बोल रहा हूँ, 5-10 हजार 20,000 एक दिन का आप आराम से कमा सकते हो, इफ यू नो व्हेन टू परचेज एंड इफ यू नो व्हेन टू सेल। खत्म। सर उसमें क्या है? उसमें ही है सब कुछ। उसमें क्या है सर? परचेज करना, जब भाव गिरे तब परचेज करना। तेरे को मालूम कैसे पड़ेगा ये गिरा? क्योंकि आज के दिन गिरा, कल उससे ज्यादा गिरेगा, परसों उससे ज्यादा गिरेगा। तो तू आज खरीद लेता है, गिरा गिरा 200 पॉइंट गिरा, अभी 4 दिन रुक जा 800 गिरेगा, बट तूने अभी खरीद लिया है या अभी बेच लिया। अब देखो मार्केट गिरता है तो लोग करते क्या है मालूम है? खरीदते। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिलेगा, प्राइस गिरेगी, मार्केट गिरेगा, अब हर एक का प्राइस गिरेगा। और उससे उल्टा जब मार्केट अप जाएगा तब बेचेंगे। अब उसमें जो हवसखोर लोग हैं, कौन सी हवस? वो वाली हवस नहीं, लस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हवस मीन्स पैसों की हवस, जिनको पैसे 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 चाहिए, वो क्या करता है? मार्केट बढ़ा ना, अभी 2,000 पॉइंट बढ़ा आज के दिन में, कल 1,000 और बढ़ेगा, तब बेचेंगे। अब ये जो ग्रीडी लोग हैं वो बंदे प्रॉपर टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, और जो बुद्धू लोग हैं वो प्रॉपर टाइम पे इंटर नहीं कर पाते। सर बुद्धू कैसे? मालूम पड़ना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस होता है एंड फंडामेंटल एनालिसिस होता है, दो एनालिसिस होते हैं फाइनेंस में। फंडामेंटल एनालिसिस अभी आप पढ़ोगे, जिसमें आप रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कोई भी कंपनी को चेक करना है कि उसका हेल्थ कैसा है, तो उसके ये मेजर्स है। आपको मालूम होगा कि आपने हेल्थ रिपोर्ट कराते हैं हम अपना, कि सपोज कोई बंदा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कराएगा? सिम्टम्स पूछेगा आपको कि क्या क्या हुआ है, फिर उसको कंफर्म करने के लिए कुछ रिपोर्ट कराएगा, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, कुछ होता है, कराएगा। उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि यार ये डेटा है इसका, तो मींस इसको ये प्रॉब्लम है, फिर ये सॉल्यूशन है। वो डायग्नोस करेगा पहले और फिर क्या करेगा? आपको रेमेडी देगा,
इलाज करेगा आपका। सबसे पहले निदान करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या है, अब उसके लिए रिपोर्ट देखना पड़ता है। अब ऐसा आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट के, तो आपको वो कंपनी का हेल्थ चेक करना पड़ेगा। आप बताओ, आप फाइनेंशियल हेल्दी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या वीक कंपनी में करोगे? हेल्दी, है ना? तो आप अदानी नहीं बन सकते। फाइनेंस का मैं बता रहा हूं ना, जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां रियल फाइनेंस शुरू होता है। अदानी पिछले 2-3 सालों में अदानी ने किया क्या मालूम? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखी, बट मार्केट प्राइस गिरी हुई है उसकी, जबरदस्त गिरी हुई है। तब उसने बोला तेरा प्राइस गिरा है, ऊपर आगे बढ़ना है, लोन बोन नहीं मिल रही, चल एक काम करते हैं, तेरा इक्विटी शेयर कितना है? तो ऑनर का इक्विटी शेयर सपोज 70% है, कंपनी के 100 करोड़ के शेयर है, ऑनर का 70%। ये बोलता है एक काम करते हैं, मेरे को कंपनी नहीं चलानी, तू ही चला, 30% शेयर मैं ले लेता हूं। अब वो ऑनर क्या करेगा, आपने 40 में से 30 इसको दे देगा, 40 करोड़ में 70 करोड़ में से 30 इसको दिए, अभी भी ऑनर के तो ज्यादा ही है, और ये बोलता है मैं तेरे को ही सपोर्ट करूंगा, एजीएम में वोटिंग चलता है ना, तो तू जो डिसीजन लेगा वही मैं लूंगा, मैं तो तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो होशियार बंदा है। बराबर। अब वो 30% स्टेक जब अदानी ले लेता है ना, तो वो कंपनी के प्राइस वापस बढ़ जाते हैं, लोग लोन देने शुरू करते हैं, अरे भाई अदानी साहब ने भरोसा किया है तो ये तो अच्छी कंपनी होगी। ऐसे करके अभी जो अदानी बढ़ा हुआ है ना, वो ये रीजन से बढ़ा हुआ है। क्या सोच है उसकी? अब देखो, उसको सबसे पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले पोर्ट बोर्ड वगैरह बनाने के। अब पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको, अब पोर्ट में सबसे ज्यादा सीमेंट लगता है, तो क्या किया, सीमेंट कंपनियां खरीद ली। फायदा क्या है? अब देखो, मेरा 100 करोड़ का खर्चा है सीमेंट का, जो एसीसी की इनकम है, एसीसी इज सीमेंट कंपनी, अंबुजा इज सीमेंट कंपनी, उसकी इनकम है, वहां से लूंगा। अब मेरा खर्चा है, बट मेरे खर्चे में से मैं कैसे कमा सकता हूँ, ये वैसे सोच रहा है। उसने क्या किया, एसीसी का 30% 40% शेयर ले लिया। अब ये 100 करोड़ का खर्चा करेगा, उसमें से सामने वाले की 25 करोड़ की इनकम है सपोज, तो वो 25 करोड़ का 40% इसका। आप सोचो, मैंने 100 करोड़ का खर्चा किया, उसमें 10 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, इधर ये कंपनी में खर्चा, वो कंपनी में प्रॉफिट। अदानी कर क्या रहा है मालूम है? फाइनेंस देख रहा है। सच में बताओ तो इतना इंटरेस्टिंग एरिया है, आगे जाके ना इसी में पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। और मजे की बात क्या, उम्र के हिसाब से आप एक्सपीरियंस वाले होते जाओगे। जैसी उम्र बढ़ेगी, जैसा एनालिसिस बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आपकी कमाने की रेट बढ़ेगी, कमाई का रेट बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। तो इसके लिए फाइनेंस जानना जरूरी है। जितना आप अकाउंट जानते हो ना, मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा आपको फाइनेंस जानना पड़ेगा। अकाउंट तो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डबल एंट्री, अलग अलग जगह की, कंसाइनमेंट वालों की, जॉइंट वेंचर वालों की, ब्रांच वालों की, डिपार्टमेंट वालों की एंट्री सीख रहे हो आप, कैसे टैली होता है वो सीख रहे हो, ठीक है, बट उसके बाद उसको पढ़ना आना चाहिए। उन्होंने कुछ अकाउंट्स को सेटल्ड किया है, विंडो ड्रेसिंग किया है, तो भाई सिखाएंगे आपको। डेकोरेटेड बैलेंस शीट है, तो आपको मालूम पड़ना पड़ेगा इसका मेकअप हटाओ अब कैसा दिखता है, बट वो तो खुद हटाएगा नहीं, तो आपको हटाना पड़ेगा, उसके लिए टूल्स है, और वो टूल्स हमको फाइनेंस में पढ़ने हैं। ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा रहा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, उसके अंदर आप चार्ट देखते हो, चार्ट, गजब का एनालिसिस। ऐसा बोला जाता है कि डेटा कैन नेवर बी डिसऑनेस्ट। डेटा है ना, डेटा, डेटा कैन नॉट लाई, ऐसा भी है, झूठ नहीं बोल सकते। आप 70% लेके आए हो, तो वो 70% झूठ नहीं बोल सकता, डेटा कैन नॉट लाई। मैं, अब मेरे को मालूम पड़ा कि आपने 4 रोटी खाई है, तो 4 रोटी खाई है, किसी ने 8 खाई तो 8 खाई, अब डेटा है मेरे पास, तो डेटा कैन नॉट लाई। अब ये डेटा के बेस पे जो एनालिसिस है, उसके बेस पे एवरेज बन सकता है, और वो एवरेज के बेस पे चार्ट बनेंगे, और वो चार्ट बड़े काम के, वो एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस, डाउ जोन्स थ्योरी। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस में आता है, वो आपको इधर कंटेंट में नहीं है, फाइनल लेवल पे है। मस्त कंटेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि किसी को भी जबरदस्त इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और कल उठ के आपको भी आपके घर का फाइनेंस देखना है। अगर आपने आपके पापा की
एसेट को बढ़ा के दिया ना, तो आप अच्छे सन हो, पढ़े लिखे सन हो, होनहार सन हो। और वही एसेट को आपने तोड़ी, खाली कर दी, तो आप होनहार नहीं हो, लायक लायक नहीं हो, कैसे हो, नालायक। बराबर। तो ये प्रूव कैसे होगा? फाइनेंस के डिसीजन आपका साउंडनेस दिखाते हैं। अब पहले तो फाइनेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस? तो कोई भी फर्म है ना, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा ही है फाइनेंस। ऐसा भी बोला जाता है फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, इसके बिना धंधा चलता ही नहीं। आप सोचो पैसा नहीं है आपके साथ तो क्या होगा? सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो, तो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं देगा, पहले तो उसको पेमेंट नहीं दिया तो चलो उसको पैसे दे दिए इधर उधर इकट्ठा करके, बट लाइट बिल नहीं भरा है तो मशीन ही नहीं चलेगा, जीबी वाला कनेक्शन काट डालेंगे। चलो वो भी इधर उधर से जोड़ के लाइट बिल भरा, वर्कर्स को टाइमली पेमेंट नहीं दिया तो वो काम नहीं करेगा। चलो उसको भी दिया, बट अब गुड्स को इधर से उधर ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, तेरा गुड्स तू बेच नहीं पा रहा है, क्या काम का? पैसे बिना कुछ चलता ही नहीं है। सो कंपनी का सब, इसीलिए देखना हर एक घर में एक तिजोरी होती है, तिजोरी में चाबी होती है, उसमें भी एक चोरी खाना होता है, और आपके घर का जो सबसे ज्यादा महंगा चीज है ना, वो उधर होता है। क्यों ऐसा? इंपॉर्टेंट चीज है, संभालनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना? ताला चाबी, आप सोचो आपका जो जनरल, जहां सब्जी रखते हो आप, सब्जी रखते हो, वहां आप ताला चाबी रखते हो? नहीं रखते हो, बराबर। बट जहां जवेरात है, गोल्ड है, सिल्वर है, पैसे है, कैश है, वहां आप प्रोटेक्शन रखते हो। कुछ जगह कोई भी देख ले ना तो टेंशन नहीं है, सब्जी पड़ा है कोई भी देख ले, काम वाली बाई भी देख ले, कोई टेंशन नहीं। बट डायमंड का हार है नहीं यार सर, वो थोड़ा हम अलग उसका क्या करते हैं, उसको सीक्रेटली रखते हैं। फाइनेंस ऐसा है जिसको संभालना पड़ता है। और मैं बताऊं, आपके फाइनेंस मैटर्स लोगों से डिस्कस ना करो, सीखो, लोगों के डिस्कशन से सीख लो, बट किसी को अपना बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार मैं और सिद्धार्थ भाई ओरिएंटेशन में गए थे, मस्त स्कूल थी, जबरदस्त, समझाया सीएमए के बारे में। वो बंदे ने पूछा, एक लड़के ने पूछा, सर, पहले ही लड़के ने क्वेरी पूछी, सर मेरा एक सवाल है, हाँ, आप कितना कमाते हो? अबे ना, मोरालिटी ऐसी बोलती है कि लड़की को उनसे उनकी एज नहीं पूछ सकते, एंड लड़कों को वो कितना कमाते वो नहीं पूछ सकते, ये मोरालिटी है ना? बट वो बच्चों को कहाँ मोरालिटी, अभी 18 का भी नहीं हुआ है वो, तो पूछ लिया उसने, टेक्टफुली जवाब देना पड़ा कि बेटा तेरे फादर कितना कमा रहे हैं? नहीं मालूम, पहले उनको पूछ ले फिर वो जो कमा रहे हैं ना, उससे 5-6 गुना तो मैं कमाता हूँ ऐसा करके छोड़ दिया, फिर क्या करे? अब उसको मेरा बैलेंस शीट क्यों बताऊं भाई मैं है ना, मेरा इनकम मैं क्यों बताऊं? सही बात है। तो ये बड़ी सीक्रेट चीज है फाइनेंस, और उसके बारे में हम समझना शुरू कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर जाते हैं। अब कोई भी कंपनी आप देखिएगा, फाइनेंस कहाँ दिखेगा कंपनी का? वो दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर। आप कोई भी कंपनी पकड़ लो और उसका है ना फाइनेंस देखो, अगर आपको फाइनेंस देखना है, इधर बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या आता है, एक तरफ लायबिलिटी आती है और एक तरफ एसेट आता है। अब ये जो लायबिलिटी है ना, वही एक्चुअली फाइनेंस है। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ लायबिलिटी साइड का स्टडी। क्यों? आप समझ लो कि आपका पैसा आता कहां से? कंपनी हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, फिर उनका जनरल रिजर्व आएगा, अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो आएगा। ये जो पैसा है वो किनका है? ऑनर्स का। इसको क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड, खुद का पैसा। एंड दूसरा, खुद के पैसे कभी सफिशिएंट नहीं होते, कभी कभी तो हम बाहर वालों से पैसे लाते हैं, बराबर, जिसमें हम क्या लेते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये क्या है? मेरा लोन फंड है। तो एक चीज समझ लो, जब भी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर
फाइनेंस की बात करूं या पैसों की बात करूं या फंड की बात करूं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फंड्स। एक है ओन फंड एंड दूसरा है लोन फंड। ओन का मीनिंग क्या? कंपनी के जो ओनर्स है वो जो रुपया लाते हैं कंपनी के अंदर, उसको ओन फंड बोलते हैं। एंड दूसरा है लोन फंड। मीन्स क्या? हम कंपनी के बाहर से जो रुपए लाते हैं, जो लाते हैं। अब एक कंसेप्ट आप अकाउंट में पढ़े होंगे जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या है? क्या बताता है वो कंसेप्ट? कि बिजनेस एंड बिजनेस का ऑनर दो अलग है, अलग लोग है। मीन्स मुकेश भाई इज अ डिफरेंट पर्सन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ डिफरेंट पर्सन। दोनों अलग है। अब दोनों अलग है, अगर मुकेश भाई ने अपने बिजनेस में कुछ पैसे दिए, और बिजनेस इटसेल्फ इज अ लीगल एंटिटी, लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस है। कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी क्या है? उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन है ना। और पर्सन आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है ना, इंडिविजुअल, कंपनी, बोर्ड, कितनी चीजें, 8-9 चीजें हैं। अब ये पर्सन है और वो पर्सन को पैसा चाहिए। कंपनी इज अ पर्सन। सपोज यहां नाम लिख देता हूं भाई, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो कंपनी है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को पैसे की जरूरत हुई, किसने दिए? ऑनर ने दिए, तो वो लायबिलिटी है ऑनर के तरफ कंपनी की। एंड दूसरा, अदर देन ऑनर्स ने, बाहर वालों ने दिया, तो वो क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। एक सिंपल चीज बताओ, चलो मेरे को बिजनेस करना है, मेरे घर के लोग कौन है? मेरे फादर है, मेरी मदर है, सिस्टर है, अंकल है, जो भी मेरा फैमिली है। अब मैं उनसे पैसे ले रहा हूं धंधा करने के लिए, तो ये मेरा क्या है? फैमिली फंड है, मेरे खुद के लोगों ने दिया हुआ है। मैं नारायण मूर्ति की बात करता हूँ, इन्फोसिस चालू किया ना, खुद के पैसे नहीं थे, अपनी वाइफ से लोन लिया था, सुधा मूर्ति से। किन्होंने? मूर्ति साहब ने, नारायण मूर्ति ने। इन्फोसिस चालू करने के लिए अपनी वाइफ से लोन लिया था। सर वाइफ से लोन थोड़ा होता है, उनसे तो मांग लेने का, तो दे लेने का। नहीं, अभी यही कंसेप्ट समझना है ना। लोन लोन लोन, आउटसाइडर। इन्फोसिस फाउंडर इज मूर्ति साहब, उनके पैसे लगे, वो इक्विटी कैपिटल अपनी वाइफ से लिए, बाहर वाली है ना। कंपनी के लिए ऑनर बाहर वाले। अब बाहर वाली बोलूंगा तो थोड़ा अलग इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, बट बाहर वाले समझ लो, मेरा स्प्लिट ऑफ टंग हुआ, ठीक है। बट आप समझो कि बाहर वाले मीन्स क्या? ऑनर नहीं है, उन्होंने इक्विटी शेयर नहीं लिए, बराबर है। अब जो इक्विटी शेयर लेते हैं ना सर, ऑनर का और आउटसाइडर दोनों का सर सेम तो है। एक पैसा देता है, दूसरा भी पैसा देता है। एक को हम पैसा वापस करते हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे को हम पैसा वापस करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। क्या फर्क क्या है? फर्क ये है कि कंपनी की हालत तंग होगी तो हम इंटरेस्ट के लिए अन्ना नहीं बोल सकते, बट हम डिविडेंड तो आराम से बंद कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कंपनी को बेचना पड़ा, केस हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ी, वाइंड अप करना पड़ा, बेचना पड़ा, तो हम सबसे पहले पैसा किसका रिपे करेंगे? आउटसाइडर का। वैसे वो सीक्वेंस अलग है वाइंड अप में, है ना, वो सीक्वेंस अलग है। बट उसमें भी इक्विटी वाले का तो 7वां नंबर है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट में उसको मिलेगा। अगर बेचते हुए कुछ बचा, सभी को पे करने के बाद, इवन बाय आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कुछ बचता है तो वो किसके पास रहेगा? अब वो किसको मिलेगा लास्ट में? इक्विटी वालों को। तो इक्विटी वालों को लास्ट, वो हमारी मदर जैसा है कि अभी गेस्ट आते हैं, खाना बनाया है, तो सबसे पहले गेस्ट को खिलाओ, फिर घर के बड़ों को और बच्चों को खिलाओ, फिर घर के जेंट्स को खिलाओ। अभी कुछ बच रहा है तो लेडीज खाती है, ऐसा है ना। ये लेडीज को ही ऑनर बोलते हैं, मालिकाना हक इसको बोलते हैं, इसलिए होम मिनिस्टर बोलते हैं इनको। मालिक है, लास्ट में लेंगे, पहले बाहर वालों को। ठीक है, वही कंसेप्ट पे चल रहा है ये पूरा कंपनी। देखो, पहले बाहर वालों को इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट देने के बाद भी अभी पैसा बचा है तो डिविडेंड दो, ठीक है, बाकी नहीं। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो पहले आप समझ लीजिए, फाइनेंस समझना मीन्स ये लायबिलिटी साइड को समझना। तो उसमें क्या सर, ये तो हम तो 11 से पढ़े हैं, अभी जो पढ़े हैं वो हम चेक कर लेंगे, बराबर है। जो पढ़े हैं उसके बेस पे एक एक मैटर पे एक एक चैप्टर है।
अब आप पढ़े हो, चलो ये मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को आप डिविडेंड देते हो, इन लोगों को आप इंटरेस्ट देते हो, तो आपका कॉस्ट कितना आता है? कॉस्टिंग वाला सवाल है। अब सपोज मैं धंधा करने के लिए कहीं से पैसे लाऊं और वो मेरे से 12% इंटरेस्ट मांग रहा है, तो 12% मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है, बराबर? कॉस्ट समझ में आ रही है? डिविडेंड वालों को भी कुछ मीन्स इक्विटी वालों को कुछ दे रहा हूँ, प्रेफरेंस वालों को दे रहा हूँ, तो ओवरऑल कैसे? तो उसके लिए एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल है, देयर इज ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल, एंड ये कैपिटल की कॉस्ट कितनी होगी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल। आप समझ रहे हो, एक एक चीज पे एक एक चैप्टर खड़ा है, ठीक है? एक और चैप्टर बता रहा हूं, वर्किंग कैपिटल। अच्छा वो क्या है? अभी देखो इधर मैं बताता हूं, ये जगह पे ये लॉन्ग टर्म डेब्ट के बाद एक आता है करंट लायबिलिटी, इधर एसेट साइड पे फिक्स एसेट आता है, फिर इन्वेस्टमेंट आता है, एंड फिर करंट एसेट आता है। फिक्स एसेट में भी दो है, इंटेंजिबल, टेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, नो हाउ, ये सब। एंड टेंजिबल में क्या है? 6 नाम है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट में दो है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड उसके बाद करंट एसेट है, 6-7 नाम है उसके अंदर, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक में भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फाइन। फिर एडवांस में खर्चे पे किए वो, एडवांस एक्सपेंडिचर पेड, शॉर्ट टर्म लोन गिवन, ये सब क्या है हमारा? करंट एसेट्स। ऐसा ही करंट लायबिलिटी। अब सिर्फ ये दो चैप्टर, ये दो लोगों के बारे में पढ़ना, वो चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। बोलो पूरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। उसमें भी सिर्फ करंट एसेट पढ़ा तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट में से करंट लायबिलिटी माइनस करी तो नेट वर्किंग कैपिटल। और ये पूरा चैप्टर, उसके अंदर 5 चैप्टर, स्टॉक मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ठीक है? ये 3, डेटर्स मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। इसके अलावा नॉर्मल वर्किंग कैपिटल, जिसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल वगैरह आएगा, एंड फिर आएगा क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। 5 चैप्टर है। अब आप सोचो, आप पढ़ के आ रहे हो फाइनेंस, फाइनेंस में पढ़ के आ रहे हो, तो ये वाला पोर्शन, एक एक मैटर पे एक एक चैप्टर है। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, किसी का इधर इक्विटी कंटेंट ज्यादा है, किसी का डेब्ट कंटेंट ज्यादा है, किसी में डेब्ट 0 है, लाइक आईटी कंपनीज डेब्ट लेती नहीं है। आपको मालूम है इन्फोसिस कभी डिबेंचर इश्यू ही नहीं करेगी, उसको जरूरत नहीं है। उसको कहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने, उनको कहाँ फैक्ट्री लगानी है, उनकी एसेट्स तो ह्यूमन एसेट्स है ना। आईटी फील्ड वाले कमाते किसमें से? सॉफ्टवेयर एंड उसके रिलेटेड चीजों में से। तो उनको तो बड़ी बड़ी एसेट्स नहीं चाहिए, लाइक रिलायंस रिफाइनरी इन जामनगर, ठीक है? तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो लोन भी नहीं चाहिए, तो वहां डेब्ट कैपिटल मिलेगा ही नहीं। और दूसरी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इक्विटी भी मिलेगा, डेब्ट भी मिलेगा। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते? कैपिटल। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे एक चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एक एक मैटर पे एक एक चैप्टर बोल रहा हूं, और ये चैप्टर आपको कोर्स में पढ़ेंगे आप। आज पहला लेक्चर है तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्स क्या है। दूसरी एक बात, ये इक्विटी वाले एंड प्रेफरेंस वाले दोनों को क्या चाहिए? डिविडेंड। मालूम है अभी टीसीएस ने 75 रुपया पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, अभी 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 क्वार्टरली उनका परफॉर्मेंस आता है। ये कंपनी ऐसी है, साल में 4 बार डिविडेंड देती है। टीसीएस के शेयर ले लो, 4 बार डिविडेंड मिलेगा। अब है ना, आप देखना जिस दिन डिविडेंड अनाउंस किया, शेयर की प्राइस बढ़ गई, और 1 महीने के अंदर उनको डिविडेंड पे करना है। जिस दिन डिविडेंड पे कर दिया, पे आउट हो गया, कैश चली गई कंपनी में, सर प्राइस गिर जाएगी। मीन्स बाय डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, just by announcement, just by payment of dividend, there would be influence into the market price, and जहां market price influence आता है, हमारे वाले स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? सस्ते में बाय करना और महंगे में बेचना। तो डिविडेंड की मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट होती है।
ये इंपैक्ट को स्टडी करने के लिए एक पूरा चैप्टर है डिविडेंड एनालिसिस, जिसमें 5 ऑथर्स हैं। कुछ बोलते हैं, 3 ऑथर्स ऐसा बोलते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से मार्केट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो जाती है, एंड कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रिलेवेंसी मॉडल वाले, कुछ इररिलेवेंसी मॉडल वाले, हम पढ़ेंगे ये सभी। मीन्स आप सोचो एक डिविडेंड इज अ डिसीजन, उस पे एक चैप्टर है। सर आज चालू क्या करने वाले हो आप? उसके बारे में तो बात ही नहीं की, वो लास्ट में करूंगा। आज मैं शुरू करूंगा लीवरेज एनालिसिस, उसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। बट अभी मैं आपको छेड़ रहा हूं टॉपिक को, और आपको दोनों को। चला एंगल अब ऐसा बनाना पड़ेगा। अभी तक बैलेंस शीट देखते थे तो हम तो सीधा सीधा पढ़ लेते, इक्विटी शेयर इतनी, प्रेफरेंस इतनी, जनरल रिजर्व इतना, पीएनएल इतना। अभी तू देख, एंगल बदल, वही बैलेंस शीट में कुछ तेरे को नई नई चीजें मिलेगी। रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे ना, एक बैलेंस शीट एंड पीएनएल देखोगे ना, तो 42 एंगल मिलेंगे। 42 रेशियो है आपके कोर्स में। एक ही बैलेंस शीट एंड कंपनी ऐसा देखोगे, सुपर से एक एस्ट्रोलॉजर जैसा हो जाएगा। किसी की कुंडली आ गई, अभी ये एंगल से देखो, ये देखो, वो देखो, ओहो कितने एंगल, मल्टी एंगल। ठीक है, वही कंपनी का फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो, वही कंपनी का फंड फ्लो देख लो, वही कंपनी का वैल्यू एडेड देख लो। ऐसे ऐसे एंगल मिलेंगे, मैं बताऊं, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कंपनी को जान लोगे। अभी स्टूडेंट लेवल पे, अभी तो स्टूडेंट लेवल है, कुछ है नहीं, बुक पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम्पल्स करके जा रहे हो, फिर रियलिटी में जाओगे, इन्वेस्टमेंट चालू करोगे, वो एरिया में घुसोगे, वहां पढ़ोगे, फंडामेंटल एनालिसिस की डेप्थ में जाओगे, टेक्निकल की डेप्थ में जाओगे, फिर रियलिटी में देखोगे, चेक करते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, और धीरे धीरे फिर आपका एक जजमेंट आएगा कि यस अभी बाय करना चाहिए, अभी नहीं बाय करना चाहिए। अतुल भाई को, मितेश भाई को, दक्षेश भाई को, ये सब लोगों को पूछना है, उनका बड़ा साउंड है फाइनेंस। फाइनेंस कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट साइन करते वो लोग। बैलेंस शीट एंड पीएनएल देखे बिना फाइनेंस साउंड होगा ही नहीं, पहली बात है समझ लो। आपको बनाना नहीं आता, यहां बनाने के बाद का काम चालू होता है। आप समझो, पीएनएल बैलेंस शीट बनने के बाद आप उसका एनालिसिस करना चालू करोगे, वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है ना? आप समझो कहां हो आप और कहां जाना है। ये वॉरेन बफेट है, नाम सुना है? सुनना चाहिए। ये इसका नहीं सुना है ना, तो आप कुछ अलग परग्रहवासी हो। ठीक है, फाइनेंस का पढ़ रहे हो और वॉरेन बफेट ना पढ़ो, चलेगा ही नहीं। मैं एक बुक लाऊंगा, उधर रखूंगा, बफटेरिया करके बुक। बफटेरिया मीन्स क्या है? बफेट, वॉरेन बफेट, उसकी थिंकिंग, उस पे बुक है। ऐसा धीरूभाई इज्म करके एक बुक है, धीरूभाई का थिंकिंग, उस पे एक बुक। इन लोगों को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा वो क्या सोच रहे है ना। सबसे ज्यादा अगर किसी को फाइनेंस का नॉलेज हो या एनालिसिस होना, तो वो वॉरेन बफेट है। आपसे कम एज का था, आपसे कम। आप अभी एटलीस्ट जो बीकॉम के बाद आए हो 20-21 के होंगे, जो फाउंडेशन रूट से आए हो 18-19-20 के अंदर होंगे। वो है ना 8-9 साल की एज से कमाना चालू किया उसने, 12 साल की एज से इन्वेस्टमेंट करना चालू। हम लोग 12 साल की एज में गल्ला भी नहीं लाते, मम्मी को लाना पड़ता है। और वो बोल रहा है कि मैंने बहुत लेट इन्वेस्टमेंट चालू किया। बोलो 12 की एज में तो चालू कर दिया, और वो बोलता है कि मैंने मेरी लाइफ में इन्वेस्टमेंट लेट चालू किया। थोड़ा जल्दी चालू करता तो और पैसे होते। अब वैसे लोगों को जब स्टडी करोगे ना, तब एंगल चेंज हो जाएंगे आप। और वो कैसे सोचता है आपको मालूम है? वो उसकी कंपनी, उसकी 26 कंपनियों है, उसका जो वो हेड है, और वो जो स्टेप लेते हैं ना मार्केट में, आज उन्होंने ये शेयर खरीदे, पूरा मार्केट वही देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। बुद्धू लोग क्या करेंगे? जो होशियार लोग हैं उनको फॉलो करेंगे। ये होशियार है तो पूरा मार्केट उसको फॉलो करता है। बट ये इतना होशियार है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब उसको मालूम है ये 5-6 शेयर मेरे पास पड़े हैं, इसका प्राइस अभी गिरा हुआ है, बराबर। अब मैं जैसा करूंगा लोग वैसा ही करेंगे। चलो थोड़े और शेयर बाय करते हैं इसके, मैंने बाय कर लिया, पूरा मार्केट आएगा खरीदने, प्राइस बढ़ जाएगी, मैं बेच डालूंगा। ऐसा करते हैं। हमको मालूम ही नहीं पड़ा, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, बट वो आपसे कुछ चीजें फॉलो करवा रहा है और उसमें भी उसका फायदा है।
उनको समझ में आना चाहिए। चेस खेलना आता है, सीख लो, है ना। अभी तो वो जो चेस में जो आपको अपनी जो चाल चलनी है ना, वो जो सीखना है ना, वो एक बार सीखोगे, उसके बाद वो तो खेल खेल में होता है, अभी तो हमको रियलिटी में भी करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा करना पड़ता है, आपको मालूम नहीं है, बट थोड़ा चेस खेलना आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए, सामने वाला सोच क्या है, और उसकी वो जो चाल है, जो नहीं सोच रहा है ना, वहां हमको सोचना है। उसके बाद भी सोचना है कि सपोज मैं स्टेप ले लूंगा, फिर वो क्या सोचेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। अल्टीमेटली हराना है सामने वाले को। ये मजे का खेल है, जबरदस्त है। टाइम पास है ना, आप टाइम पास ये सब रील देखने में मत करो। एक गेम आता है चेस का, चालू कर दो मोबाइल में, वो खेलो, हमेशा हारोगे, कंप्यूटर ही जीतेगा, बराबर। बट हारने में भी एक वो लेवल पे पहुंच जाओगे कि कंप्यूटर को तकलीफ होनी चाहिए आपको हराने में, बस। पहले आप 10 मिनट में हार जाते थे, अब 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, कल 1 घंटा, 2 घंटा। जितना लेट हारोगे ना, आप बैठा रहूंगा सर, उसमें क्या है, ऐसा नहीं, सच में खेलोगे और लेट जाओगे, उतना आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा। और करना चाहिए, ये सब खेल खेलने चाहिए। अगर कोई नहीं जानता है चेस कैसे कैसे खेलना है, तो खेलना सीखो, अभी सीखने की एज है। ये भी सीखोगे तो वो भी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी है। आगे जाके इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो वहां भी यू शुड नो हाउ टू वर्क, है ना। बहुत सीधे रह के नहीं चलेगा ना, हमारे सब अनुभव बोलते हैं ना, सीधा सीधा रह के तो लोग काट डालते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। लाइफ में आपको यू शुड बी विजिलेंट, है ना, सामने वाला क्या सोच रहा है, और ये सब इधर से सीखने को मिलता है, बराबर। बहुत मजा आएगा, आप ये फाइनेंस पढ़ोगे। अब मैं एक और चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके कोर्स में, कैपिटल बजटिंग। ये क्या होता है, ये पढ़ना है ना, ये कैपिटल बजटिंग तो मैं अदानी से ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता इसके बारे में। क्यों? क्योंकि वो कंपनी खरीदता है, अभी तक 100 कंपनियों में अलग अलग स्टेक ले लिया है उसने, तो सबसे ज्यादा कैपिटल बजटिंग का अनुभव तो उसके पास है ना। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग का मीनिंग है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बहुत ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व करते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो डिसीजंस इरिवर्सिबल है। आपने ये सीए में करने का डिसीजन लिया है ना, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नहीं सर, मैं रिवर्स कर लूंगा, रिवर्स नहीं होगा, जो इन्वेस्टमेंट गया वो गया है। आपने सपोज किसी ने चालू किया, बहुत सारे बच्चे ऐसा मिलते हैं सर, मैंने तो एमबीए का ओपन टेस्ट का क्लास का चालू किया था, फिर मालूम पड़ा कि उसमें मजा नहीं है, तो अभी सीए में करने आ रहा हूँ। मीन्स एमबीए का 20-25 हजार खर्चा किया, वो तो गया आपका, इरिवर्सिबल है सर, वापस ला सकते नहीं ला सकते, हाँ उसका जो अनुभव है वो ले सकते। तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी। एंड तीसरा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का तीसरा फीचर, पहला क्या था, ह्यूज फाइनेंस, दूसरा इरिवर्सिबल, एंड तीसरा क्या, कैपिटल बजटिंग का तीसरा फीचर है, कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन है वो ह्यूज टाइम इन्वॉल्व लेते हैं, मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम इन दैट डिसीजन वुड बी हाई। अभी आपको सीए में करना है नहीं करना है, मींस कौन सा कोर्स करना है आफ्टर 12th, आफ्टर बीकॉम, ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन था। बट आज शाम को बाहर खाने जाना है तो पंजाबी खाए, साउथ इंडियन खाए, काठियावाड़ी खाए, चाइनीज खाए, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है। आज डिसीजन लिया, कोई जगह पे गए, मजा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाओगे, एक दिन का ही इम्पैक्ट होगा, बराबर। बट कुछ डिसीजंस आपने बड़े बड़े ले लिए तो उसकी इम्पैक्ट बड़ी बड़ी होती है। और वो जो बड़े बड़े डिसीजन है ना, हम इमेच्योरिटी में ले लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन, जैसे कैरियर, जैसे लाइफ पार्टनर। मैं बता रहा हूं, उसके पीछे आपका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, स्टडी ही नहीं है। सर उसमें भी बुक्स आती है, हाँ आती है, सच में आता है ना। आपको आदत, मैं बताऊं, जैसे जैसे आप लिटरेट होंगे ना, मैं एक बता रहा हूँ, जो आदमी आगे बढ़ेगा ना, उसका रीडिंग बढ़ जाएगा, बस ये लिख के देता हूं। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट गो अहेड। आज के दिन में बिल गेट्स एक वीक में एक पुस्तक पढ़ता है, पूरे साल में 50 नई किताबें वो पढ़ेगा। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है ना,
तो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। अभी ये बुक्स पढ़ो, बट लेटर ऑन दूसरी बुक्स भी पढ़ो। बहुत सारे, बहुत जरूरी है ये सब पढ़ना। बाकी है ना, लाइफ में वही रहोगे, सर वो मेरे से आगे निकल गया, कैसे ना निकले, तूने कुछ किया ही नहीं। और उसने अपने, आप हर रोज आधा घंटा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो ना। मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ाई का। अब ये पूरा क्लास जो पढ़ रहा है, उससे कोई बंदा आधा घंटा ज्यादा पढ़ रहा है ना, पूरे साल में कितना ज्यादा पढ़ लेगा वो? आप सोचो, 160 170 घंटे आगे पढ़ लेगा। हर रोज लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मेजर लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते। मैं पूछूं इधर कितने लोग एक्सरसाइज करते हो? बताओ प्लीज, ऑनेस्टली रेज योर हैंड इफ यू आर डूइंग। पूरे क्लास में एक दो दिख रहा है, मैं भी, मेरा भी है, मैं भी करता हूँ। तो 3-4 लोग कर रहे हैं इधर, 50 लोगों में से 4 लोग, 100 में से 8, परसेंटेज निकालो। अब बाकी के 92% से तो हम आगे ही है हेल्थ के एंगल से। बाकी का कोई भी एंगल पकड़ लो, 40 के बाद क्या करोगे? हेल्थ ही है जो आपको आगे ले जाएगा। उसमें कितना लोग क्या इन्वेस्ट करते हो? कुछ नहीं, टाइम पास करते हो। आप है ना, आधा घंटा अपनी हेल्थ को दे दो और आधा घंटा पढ़ाई में दे दो एक्स्ट्रा। मैं बता रहा हूँ 1 साल के अंदर आप जो रिजल्ट दिखाओगे ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये पढ़ो, फाइनेंस पढ़ो, ऐसा नहीं कि बुक के अलावा का पढ़ो, बहुत पढ़ने लायक है इसके अंदर, है ना। तो चलो, अब मैंने आपको इतने से डिस्कशन में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बता दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब डिस्कस किया। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये एक चैप्टर। दूसरा मैंने बताया कि ये सब का खर्चा कितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा चैप्टर। फिर इसका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए इक्विटी टाइप का, उसके लिए तीसरा चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एनालिसिस, दैट इज वर्किंग कैपिटल, चौथा चैप्टर। बड़े बड़े डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, पांचवा चैप्टर। डिविडेंड एनालिसिस, छठा चैप्टर। ये सब आपके कोर्स में। फिर बातें बताई रेशियो की, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो बोला, 7th, 8th एंड 9th चैप्टर। एंड ये सभी का बाप है एक, जो जिसके बिना ये सब एनालिसिस अधूरा है, उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कंसेप्ट अगर अप्लाई करोगे ना, तो वो चैप्टर एफएम में आ जाएगा। और ये चैप्टर अप्लाई, ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो चैप्टर कॉस्टिंग में चला जाएगा। बोलो, बताओ एक उदाहरण बताओ। कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर है ना, उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। सिमिलर चैप्टर याद करो आप, कॉस्टिंग में पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या था? 1 से ज्यादा साल का पीरियड था। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है। 1 से ज्यादा साल का पीरियड था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट था, इरिवर्सिबल था, सब कुछ है। सर तो वो चैप्टर उधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है? उधर इसलिए है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ध्यान में नहीं लिया है, इसलिए कॉस्टिंग में पढ़ा है। कॉस्टिंग आर द बेसिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो दैट इज वाई लेस देन 1 ईयर वाला मान के चलते हैं, भले 1 साल से ज्यादा। दैट इज वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं करते उधर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना शुरू कर दो ध्यान में, ये चैप्टर कैपिटल बिल्डिंग चैप्टर है। रिश्ता वही, सोच नहीं। समझ लो क्या फर्क है। फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग है ना, तो कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क दिखा दोगे। जिनके फंडा वीक है, फर्क दिखेगा। तो चलो, ये सब चैप्टर्स में अब मैंने जिसकी शुरुआत करनी है वो लिखा ही नहीं है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो चैप्टर का नाम है लिवरेज एनालिसिस। क्या नाम है? आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम क्या है? लिवरेज। अब है ना, ये बता देता हूं, ये चैप्टर जो लोग बीकॉम खत्म करके आए, टीवाई बीकॉम में पढ़ के आए, 3 फॉर्मूला पढ़ाई है, उसके बेस के 8 सम कराए हैं, सिलेबस खत्म। ये बीकॉम। और जो बीकॉम का पढ़ना है उतना ही पढ़ना है ना, तो 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा 1 घंटे में बीकॉम का लिवरेज। बट इधर हम पढ़ेंगे तो कुछ अलग लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा जो 8 पेज का मटेरियल है, आपको उसकी फिजिकल प्रिंट आउट कल देने वाला हूं, क्योंकि कल से एग्जाम्पल चालू करने हैं उसके। वो 8 पेज का जो मेरा मटेरियल है, उसके अंदर मैंने सीएमए के मॉड्यूल के सभी सम्स, ओल्ड और न्यू मॉड्यूल के, कवर कर लिए हैं। नंबर 2, मैंने सीए की एग्जाम्स के सम्स कवर कर लिए इसके। और तीसरा, मैंने इसकी जितनी भी पोटेंशियल वैरायटीज जो इधर नहीं थी, चैप्टर था बट हमारे 7-8 सम में उसकी वैरायटी नहीं थी, वो सब वैरायटीज कवर कर ली।
मीन्स आफ्टर रिफरिंग माय पैम्पलेट आई एम एश्योरिंग यू कि एनी एग्जाम्पल regarding intermediate course of CA or CMA, you can able to handle any sum of leverage. बराबर? तो मैं आपको 15 एग्जाम्पल का पैम्पलेट देने वाला हूं और उसके अंदर ये सब कंसेप्ट्स आ जाएंगे जो आपको इंटर लेवल तक काम के हैं। ये चैप्टर फाइनल लेवल का भी है, उसके भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, बट वो मैंने हटा दिए, उतना डेप्थ में फाइनल में जाएंगे, अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो चलो अब मैं लीवरेज की शुरुआत करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय लीवरेज एनालिसिस, इसकी बात करते हैं।